Hello guys, once again welcome to our channel Oasis Academy of Education. लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11 चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। मैंने बताया था आपका ये जो चैप्टर पहले की बुक्स में था वो मिक्सअप था, बट अभी सेपरेटली टीआरजेन में डिवाइड कर दिया है। जो आपका सेकंड चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। यस, मैंने बोला सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज इस पे ध्यान दें। फर्स्ट आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपके चैप्टर के बेस पे, बट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आपका है क्या? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिच और पुअर, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, एवरी इकोनॉमी मस्ट फेस थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर, चाहे डेवलप कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, तीन प्रॉब्लम तो फेस करती ही है। वो तीन प्रॉब्लम का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। मैंने बोला व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब ये तीनों ही एक बहुत बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, जिसपे आपके पूरा चैप्टर लिंक्ड अप है, पूरा चैप्टर है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत जरूरी है, रिपीटेडली पेपर में आता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी वीडियोस और रेफर करके देखें हमारे चैनल के अलावा, हर जगह जो भी टीचर ये चैप्टर पढ़ा रहा होगा उसको इंपॉर्टेंटली बोलेगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना बहुत जरूरी है। इससे पहले आप और आगे चैप्टर्स में बढ़े, तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इट व्हाट क्वांटिटी। क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, किस क्वांटिटी में। यस, मैंने बोला व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, किस क्वांटिटी में। सो स्टार्ट करते हैं। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग different commodities to be produced in economy. Producer cannot produce everything. Producer cannot produce everything which with limited resources. मैं रिपीट करता हूँ अपने स्टेटमेंट को कि ये वो प्रॉब्लम है रिसोर्सेज को एलोकेट करने की जो डिफरेंट कम्युनिटी को लेके हर प्रोड्यूसर फेस करता है, क्योंकि वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हमारे दो तरीके के गुड्स होते हैं बेसिकली जो हम प्रोड्यूस करता है एक पर्सन। दो वैसे होते कई तरीके के, हम दो में हम क्लासिफाई करते हैं फिलहाल इसे, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। जो बहुत बेसिक गुड्स है, जो चाहिए ही चाहिए हमें जीने के लिए। अब कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं लाइक जैसे मशीनरी, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है हमें, और कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो हमें बेसिक चीजों के लिए काम आए। तो प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमी। कैपिटल गुड्स आर नीडेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड द फ्यूचर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स हमें वो इसलिए चाहिए क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ एंड फ्यूचर प्रोडक्शन में काम आए। कंज्यूमर गुड्स आर नीडेड फॉर द प्रेजेंट कंजम्पशन। कंज्यूमर गुड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, और अगर हम कैपिटल गुड्स नहीं बनाते हैं तो हम ग्रो कैसे करेंगे, हमारी जीडीपी कैसे बढ़ेगी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, और दोनों का ही प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। Therefore, with the limited resource a producer cannot produce both goods at a same time in large quantity. मैंने कहा हमारा स्टार्ट ही होता है कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, किस क्वांटिटी में। तो क्वेश्चन यही आता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम लार्ज क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस करें और कितना करें, क्योंकि एक प्रोड्यूसर को तो प्रॉफिट से मतलब है, उसको अपना एक प्रॉफिट अर्न करना है और साथ ही साथ हर एक इंडिविजुअल इंसान की नीड्स फुलफिल करनी है। यही उसका एक रोल है इकोनॉमी में। Therefore, if they produce capital good, future growth would be higher. अगर कैपिटल गुड प्रोड्यूस करता है तो फ्यूचर ग्रोथ और जीडीपी इंक्रीज होगी। बट मगर लैक ऑफ कंज्यूमर गुड की वजह से आपका जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको खाने पीने को नहीं मिलेगा, कंज्यूमर गुड से नहीं बढ़ेंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चली जाएगी। इसी का उल्टा वाइस वर्सा कर दो। वाइस वर्सा कहने का मतलब है इसी का रिवर्स। मैंने बोला अगर हम कैपिटल गुड बनाते हैं तो कैपिटल गुड बनाते वक्त हमारी ग्रोथ होगी किसकी, क्या बोलते हैं, फ्यूचर की, जीडीपी की। वहीं पर अगर कंज्यूमर गुड नहीं बना रहे तो कंज्यूमर गुड ना बना रहे हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। उसका उल्टा कर दीजिए, कंज्यूमर गुड बनाते हैं तो कंजम्पशन हो जाएगा, बट फ्यूचर ग्रोथ की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी। Hence the problem called problem of hence the problem called problem of choice or the problem of allocations of limited resources to different uses। मतलब यही एक प्रॉब्लम है कि क्या कौन से रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट करें, कौन सा रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट करें और कितने लिमिटेड रिसोर्सेज किसका क्या यूज कर सकते हैं हम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी में यही आता है कि प्रोड्यूसर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से कमियां रह जाती है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि it is the problem of making choice, it is the problem of making choice in techniques
and production as resources are scarce. They must be sacrificed most efficiently by using suitable technique of production. दो टेक्निक है हमारे पास, लेबर एंड कैपिटल. अब प्रोड्यूसर के लिए क्या है कि भाई लेबर टेक्निक का यूज करे, चाहे लेबर टेक्निक का यूज करे या कैपिटल टेक्निक का यूज करे. अभी होता क्या है जो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स रिक्वायर मोर लेबर एंड लेस कैपिटल टू प्रोड्यूस गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड. भाई उसमें लेबर ज्यादा लगने हैं, कैपिटल कम लगना है, और ये जो हेल्प करेगा इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा. क्या बढ़ाएगा? एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देगा. बट अगर ऑन द अदर हैंड हम कैपिटल की बात करें तो उसको कैपिटल ज्यादा लगाना है और एम्प्लॉयज कम, क्योंकि मशीनरी का यूज ज्यादा है, तो हमें लेबर इतने नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि हैंडमेड चीजें नहीं है, सब मशीन से बनेगी. और कैपिटल हमारा क्या प्रमोट करता है? ग्रोथ, जीडीपी. देयरफॉर लेबर टेक्निक इज रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल टेक्निक हेल्प टू एक्सेलरेट द जीडीपी. हेंस अगेन द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स. आपने पहले में भी देखा, व्हाट टू प्रोड्यूस का होने का सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि क्या प्रोड्यूस करो किस क्वांटिटी में, उसके होने का भी एक रीजन है, वो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स. अब हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक में इशू नहीं है, चाहे हम लेबर यूज करें चाहे हम कैपिटल यूज करें, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल बेस्ट है. इट विल डिपेंड ऑन द बिजनेसमैन कि वो क्या चीज के हिसाब से अपनी चीजों को प्रोड्यूस करना चाहता है. बट एक चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो है रिसोर्सेज का कम होना. स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ही बहुत बड़ा रीजन है हाउ टू प्रोड्यूस को पकड़ना, कि लेबर यूज करें चाहे कैपिटल यूज करें. थर्ड पॉइंट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब है इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस अमंग those factors who have helped to produce them. Similarly means that economy cannot produce goods for all section of the society. The extent desired broadly, every economy has two section of the society. Basically for whom to produce का सिंपल मतलब है कि हम क्या प्रोड्यूस करें और सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए. अब दो चीजों में सोसाइटी डिवाइड होती है, रिच एंड पुअर. अब रिच एंड पुअर का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है कि देयरफॉर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु हैव द कैपेसिटी टू बाय. अब नॉर्मल सी बात है, प्रोड्यूसर वो गुड्स उसी इंसान के लिए प्रोड्यूस करेगा जिसकी कैपेसिटी हो खरीदने की. लाइक BMW और मर्सिडीज एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान नहीं सोच सकता खरीदने के लिए, तो ये उन लोगों के लिए प्रोड्यूस की जाती है जो रिच है. और बेसिक नीड्स वाले जो गुड्स है जो कंजम्पशन के लिए यूज की जाते हैं, या छोटी मोटी गाड़ी या कोई भी छोटी गाड़ी जो मिडिल क्लास फैमिली कैटेगरी में आती है, वो प्रोड्यूस की जाती है किसके लिए? मिडिल क्लास फैमिली के लिए या पुअर के लिए आप बोल सकते हो. तो therefore the problem of distribution of income among the factor wages, rent, interest and profit. Basically ये जो पूरी प्रॉब्लम है for whom to produce, ये चार हिस्सों पे डिपेंड करती है. मैंने बोला wages, rent, interest and profit. Hence conclusion क्या निकला for whom to produce के साथ कि problem of choice between social equality and the GDP, limited goods for all the section of the society to the extent desired. If GDP growth promotes social justice is to be sacrificed. सिंपल सा मतलब है कि अगर आप सोशल इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जीडीपी नहीं बननी. जीडीपी बनाते हैं तो सोशल इक्वालिटी नहीं बननी. तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस थोड़ा सा आपको क्लमजी लग रहा होगा, बट ये बहुत इजी है. फॉर हुम टू प्रोड्यूस मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का सिंपल सा मतलब है क्या प्रोड्यूस करें और किसके लिए. किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में. फॉर हुम किसके लिए, रिच या पुअर. क्या बेसिक गुड्स प्रोड्यूस करे क्या लग्जरियस गुड प्रोड्यूस करे. बेसिक का मतलब पुअर के हिसाब से, लग्जरियस गुड मतलब रिच के हिसाब से, क्योंकि रिच ही लोग हैं जो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, प्रॉपर टैक्स पे करेंगे, तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी इट विल ऑल डिपेंड ऑन द रिच पीपल. पुअर या मिडिल क्लास फैमिली के लोग इतना टैक्स पे हाईली नहीं करते हैं गवर्नमेंट को, तो जीडीपी बढ़ने के चांसेस कम होते हैं. हाँ, बट उसी के साथ पुअर और अगर हम मिडिल क्लास फैमिली का ध्यान रखें तो इक्वलिटी बढ़ेगी, सोशल इक्वलिटी बढ़ेगी, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी के लिए. तो आई होप आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे आप प्लीज बहुत ध्यान दें. स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन था, एकदम से पढ़ते समझ में आ जाएगा. तीन चीजों की बात हो रही है, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या, कैसे, किसके लिए. याद करने में दिक्कत होती है तो तीन हिंदी के वर्ड यूज कर ले, क्या, कैसे, किसके लिए. अगर ये तीन चीजें आप याद रखते हैं तो क्या के लिए व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे के लिए हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए फॉर हुम टू प्रोड्यूस. इजी है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीपीसी, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. यस, मैंने बोला व्हाट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. मैंने सर्कल किया है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज द ग्राफिकल
representation of possible combination of two goods that an economy can be produced with given resources and technology. Yes, I'm repeating myself. ये वो graphical representation है दो goods की at a time जिसमें इकोनॉमी में किसी भी चीज को, किसी भी रिसोर्सेज को या टेक्नोलॉजी को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं. It is the graphical representation of possible combination of two goods that economy can be produced with given resources and technology. Given क्यों? Because scarcity of resources है, आप पे उतना इसलिए उस पर ध्यान दे. पहला assumption, resources are fixed, it can be transferred the production of one good to another. रिसोर्सेज सारे फिक्स्ड है, आप बदल नहीं सकते, एक बार जो है वो ही रहेगा, और एक से दूसरा और दूसरे से पहले में जा सकते हो आप. एक टाइम पे एक ही चीज एक दूसरे से ट्रांसफर होगी. दूसरा रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड फुली एंड एफिशिएंटली. मैंने बोला रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड फुली एंड एफिशिएंटली. रिसोर्सेज तभी पीपीसी में प्रॉपर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपने उसको प्रॉपर फुली यूटिलाइज किया होगा तो. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इकोनॉमी प्रोड्यूस टू गुड्स ओनली एट अ टाइम. दो गुड्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, दो ही गुड्स को दिखा सकते हो, बिकॉज वी ऑल नो दैट वी हैव टू एक्सिस ओनली, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और एक टाइम पे हम दो गुड्स को ही दिखा सकते हैं. फोर्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजी आप जो यूज कर रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट. द फिफ्थ वन, नो रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स. सारे रिसोर्सेज इतने एफिशिएंट नहीं होते कि वो एक दूसरे को या साथ में मिलकर सारी चीजें प्रोड्यूस कर सके. तो इन पांच अजम्पशन को माइंड में रखते हुए हमने ये जो पीपीसी की डेफिनेशन है वो बनाई है. मैं फिर से बोलता हूँ, पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी. आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग. उसके बाद जब आपको डेफिनेशन आती है, ये असम्पशन आपको समझ में आते हैं, तो सिंपल सा बात है, आप शेड्यूल बनाएंगे. शेड्यूल में आपने पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक कॉलम बनाया, एबीसीडी एफ तक. एफ तक मैंने दिखाया, आप जीएचआई तक भी दिखा सकते हो, बट एफ तक लिमिटेड है, सफिशिएंट है समझाने के लिए टीचर को, एक एग्जामिनर को. गुड एक्स लिया 0 to 5, 0 1 2 3 4 5, एंड वाई लिया 15 14 12 9. ये 15 14 12 9 5 0 लेने का एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है जिसके हिसाब से पीपीसी डिफाइन किया जाता है. आप इसको बदल नहीं सकते. मैंने ये नहीं कहा आप इस नंबर को नहीं बदल सकते, नंबर आप बदल सकते हैं, बट इस नंबर को लेने का जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है, जो इनके बीच का डिफरेंस है, किस तरीके से लिया है, आप उसको नहीं बदल सकते. हाँ, आप नंबर अपने हिसाब से लीजिए. मैंने 2 का गैप दिया है, 4 का गैप दिया, आप 10 का दो, कोई इशू नहीं. But the concept that I'm using in that particular schedule you have to be used. मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट को नहीं हटाना. 15 14 12 9 5 0 लेने का एक रीजन है. वो रीजन आपको ये नेक्स्ट कॉलम भी दिखेगा. लास्ट कॉलम में पीपीसी के लास्ट कॉलम में एमआरटी और एमओसी आप याद रखें. पीपीसी को एक और नाम से जाना जाता है, एमआरटी और एमओसी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये दोनों क्या चीज है, इसको क्यों पीपीसी कहा जाता है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. आगे सब कुछ मैंने प्रॉपर नोट्स पे बना रखा है, तो सो डोंट वरी अबाउट एमआरटी और एमओसी. तो आप देख रहे हैं कि गुड एक्स एंड गुड बाय जब मैंने लिखा, गुड एक्स एंड गुड बाय मैंने लिखा, गुड एक्स गुड बाय लिया, एमआरटी एमओसी लिया, तो देखिए पहला कॉलम तो एमआरटी एमओसी का डैश गया, क्योंकि 0 गुड एक्स अगर 0 है तो गुड बाय अगर 15 है, तो आप उस वक्त कुछ गेनिंग और सेक्रीफाइस नहीं कर सकते. मतलब आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स नहीं कर सकते. पीपीसी का एक फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. एक को पाने के लिए दूसरा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. ये सिंपल सा फंडा इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है, बिकॉज वी हैव अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. आप एक कॉम्प्रोमाइज करोगे तभी दूसरा गेन कर सकते हो. तो अब बी कैटेगरी में आइए. जब गुड एक्स 1 है तो वाई 14 है, मतलब कि एक मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो एक मैं गेन कर रहा हूं. याद रखिए गेनिंग हमेशा आपका कांस्टेंट ही रहेगा. 1x देखते जा रहे हैं आप, दिख रहा होगा आपको शेड्यूल में हर जगह 1 1 है. ये कॉन्सेप्ट सब जगह सेम है. मैं बार बार कह रहा हूं, आप नंबर कुछ भी लीजिए, आप कॉन्सेप्ट को नहीं चेंज कर सकते. जो रूल्स रेगुलेशन जो लॉज बने हैं इकोनॉमिक्स में, यू डोंट हैव एनी राइट आप उसको चेंज करें, उस पर क्वेश्चन करें. आप क्वेश्चन करिए, आंसर वही है जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो टीआर जैन में, संदीप घर में, किसी भी जो भी ऑथर ने जो भी बुक लिखी है अपने हिसाब से, बट उसने आंसर का एक्सप्लेनेशन अपने तरीके से जरूर दिया होगा, बट आंसर का मतलब नहीं बदला होगा. तो पहला डैश हो गया. दूसरा 1y रेशियो 1x. 1x कैसे, 15 में से 14 गया 1, ठीक है. देन सेकंड में आइए सी पार्ट में 2 था तो 2y लिखा, रेशियो में 1. कैसे, ये 1 1 1 1 तो कांस्टेंट है, क्योंकि गुड एक्स अगर आप देखिए तो सब में 1 1 का गैप है. तो भाई इतना तो क्लियर है, गुड एक्स अगर 1 1 का गैप है तो मैं 1 1 1 1 ही गेन कर सकता हूँ, क्योंकि गेन में गुड एक्स को कर रहा हूँ तो गुड एक्स 1 ही गेन होगा. ये आप सिंपली रखिए. मैं फिर से बोलता हूँ,
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब डेल्टा वाई मतलब सेक्रीफाइसिंग, डेल्टा एक्स मतलब गेनिंग। अब गुड एक्स को एक बार देखिए अपने नजर से, 1 1 1 1 का गैप है तो ऑफकोर्स इतना तो क्लियर है 1 1 1 1 ही आप गैप गेन करेंगे। बट वाई का क्या सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। पहला तो डैश हो गया, क्योंकि वहां पे 0 गुड एक्स है तो आप कुछ गेन तो या लॉस तो कर नहीं रहे। दूसरे में आइए बी पार्ट में, 15 में से 14 गया बच्चा 1 तो 1y, 14 में से 12 गया 2, 12 में से 9 3, 9 में से 5 4, 5 में से 0 5। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि 1 2 3 4 5 ही मैंने क्यों लिया और पहला डैश क्यों करा, आपको समझ में आ रहा होगा। सब कुछ इंटरलिंक्ड है, आप कुछ अपने तरफ से नहीं बदल सकते, आप न्यूमेरिकल टर्म्स बदल दो, बट आपका जो शेड्यूल है, जो डायग्राम है, वो वही बोलना चाहिए जो आपने डेफिनेशन में लिखा। डेफिनेशन में आपने लिखा इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड that an economy can be produced with given resources and technology। आप स्टेटमेंट को लिंक करिए शेड्यूल के साथ, एक भी चीज इधर उधर नहीं होगी, सब कुछ बिल्कुल वही है जो मैंने बोला। फिर आप शेड्यूल के बाद डायग्राम में आइए, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लिखा आपने, गुड एक्स गुड वाई मेंशन किया, ये जीरो ओरिजिन, ये सब कुछ लिखना बहुत जरूरी है, इसके मार्क्स कटते हैं। ध्यान रखिए ए टू जेड आपको एक्सप्लेन करना हुआ, लिखना है कहाँ कौन सी चीज क्या ली। अब गुड वाई को यहाँ पे मैंने गुड वाई लिखा क्योंकि मैंने गुड वाई लिया है, मैं वीट लेता तो वीट लिखता, राइस लेता तो राइस लेता, पल्स लिखता तो पल्स लेता तो पल्स लिखता। समझ रहे हैं ना आप? तो आपको क्या चीज कहाँ मेंशन करनी है। हमेशा पीपीसी कॉनकेव होगा। क्या होगा? कॉनकेव। कॉनकेव क्यों होगा? आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी, जस्ट नेक्स्ट पेज में आपको समझाऊंगा, बट डायग्राम हमेशा ऐसे ही होगा। ऐसा क्यों है, रीजन क्या है? पीपीसी कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि इंक्रीजिंग रेट है, एमआरटी आपका बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? बढ़ तो रहा है, आप ढंग से देखिए ना, 1y 2y 3y 4y 5y, इसका मतलब यही है ना कि एमआरटी बढ़ रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेट बढ़ रहा है, मतलब आप ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं मगर कांस्टेंट रेट से गेन कर रहे हैं, ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं बट कांस्टेंट रेट से गेन कर रहे हैं। तो लास्ट में मैंने लिखा पीपीसी इज अ लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। एएफ, एएफ देखिए डायग्राम में, is the production possibility of curve, all PPC represent potential level of output। हर एक PPC ABCDF अपना अपना level of potential output शो कर रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज पे। जैसे मैंने आपको बोला मैं प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा। प्रॉपर्टी में आ जाइए, प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी। प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी, पहला है प्रॉपर्टी पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इंप्लाइज दैट इकोनॉमी विल एबल टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ गुड्स ओनली बाय सैक्रिफाइसिंग द फ्यू यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स। सिंपल सा फंडा है, पीपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मैंने आपको सिंपल सी बात बोली, जो बोल दिया वो लक्ष्मण रेखा, वो नहीं बदल सकती, यही रूल्स है, यही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में बोल दिया कि एक को पाने के लिए दूसरा कॉम्प्रोमाइज करना है तो करना है। अब आप बोलेंगे कि हम पे तो बहुत पैसा है, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, हम दोनों गुट पे एक साथ गेन करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये फंडा नहीं यूज किया जाता आपके इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का रूल यही है पीपीसी का कि डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है बिकॉज इकोनॉमी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ वन गुड्स टू सैक्रिफाइस द फ्यू यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स। एक को पाने के लिए दूसरा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दिस इज द रीजन व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड द सेकंड वन, पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन बिकॉज इट इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ पीपीसी, स्लोप ऑफ पीपीसी इज इंक्रीजिंग। पीपीसी इंक्रीजिंग है, पीपीसी इंक्रीजिंग मतलब एमआरटी इज इंक्रीजिंग बिकॉज स्लोप ऑफ पीपीसी इज नोन एज एमआरटी और एमओसी। आई एम जस्ट मैंने अभी जस्ट आपको कहा था कि पीपीसी का दूसरा नाम क्या है, एमआरटी और एमओसी। यहाँ पे भी सेम रीजन दे रखा है दैट मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन गुड must be sacrificed to produce some additional unit of other goods। ये किस बेस पे, किस assumption पे बेस्ड है? मैंने आपको 5 assumption अभी बताई थी, उसी पे एक बेस्ड है ये वाला आपका प्रॉपर्टी दैट no resources is equally efficient to producing all goods, that's when resources are transferred from one production to another its productivity fall। जब आप मान के चलिए एक लैंड पे आप वीट उगाते हैं, उसके बाद एकदम से उसको चेंज करके कुछ और उसमें करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह चेंज करेंगे, आप अभी तक कुछ और प्रोडक्शन कर रहे थे, आप कुछ और करेंगे तो प्रोडक्टिविटी तो फॉल होगी ना। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स आपकी आपकी पर्सनल लाइफ से लिंक है। सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे इकोनॉमिक्स में यही है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी आपकी पर्सनल लाइफ से लिंक है। आप एग्जांपल मैं जो बना रहा हूँ या आप भी बना सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बहुत इजी सा मैंने आपको एग्जांपल बताया, कोई भी लैंड पे आपको प्रोडक्शन करते हैं, एकदम से उस प्रोडक्शन को चेंज करके कुछ और में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी फॉल होगी। यही एक रीजन है कि एक को पाने के लिए दूसरा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आप एक ही लैंड पे दोनों चीज नहीं कर सकते। लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बोले चाहे उसको पॉइंट बोलिए, पीपीसी इज आल्सो नोन एज पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बेसिक आपकी दो ही प्रॉपर्टी है पीपीसी की, पीपीसी इज अ कॉनकेव टू ओरिजिन, पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई होप you understand what is PPC। मैंने बोला PPC is a graphical representation of possible combination of two goods that economy can be produced with given resources and the technology। I am telling you the 5 assumptions based on PPC। After that I am explaining you the schedule and the diagram। As if you understood the schedules and the diagram, you
can put your properties of PPC. You have a basic two properties of PPC. PP is a concave to horizon. The PP is a downward sloping from left to right. ये लिखने के बाद चाहे क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो, 6 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, आपको पूरे मिलने ही है. दिस इज अ कंप्लीट सफिशिएंट डेफिनेशन ऑफ पीपीसी. इसके अलावा टीचर आपको कभी बोल ही नहीं सकता कि भाई इसमें कुछ कमी है. बस अंटिल आप लैंग्वेज बहुत अच्छी यूज कर रहे हैं, अंटिल आप इकोनॉमिकल टर्म्स का यूज कर रहे हैं, अंटिल आप अपनी व्यूज को समझा पा रहे हैं. आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि पीपीसी का मतलब क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं एमआरटी भी आपको समझाऊंगा. एमआरटी का मतलब क्या है? एमआरटी का फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन to the ratio by which unit of one goods are to be sacrificed to gain the excess unit of other goods. Same definition as PPC. Why I'm saying that PPC or MRT or MOC is same as PPC? Because the definition also the same. So formula भी same है. MRT is equal to delta y upon delta x. I hope आपको ये भी आ गया होगा. Let's move on. Move on the some properties of MRT. पहला property वो MRT is increasing when PPC is concave. ये मैंने just आपको PPC में बताया. I hope I'm not repeating that again. कि एमआरटी बढ़ेगा तो पीपीसी कॉन्केव होगा. अभी जस्ट आपने पीपीसी का डायग्राम देखा, आपको नहीं समझ में आया तो आप पॉज करके वापस जा सकते हैं. पीपीसी का डायग्राम देखिए, वो कॉन्केव बना है. कॉन्केव बना है क्योंकि एमआरटी बढ़ रहा है इसलिए वो कॉन्केव बना है. और साथ ही साथ इसका एक रीजन है, एक को पाने के लिए दूसरा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी, व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट. मान के चलिए एमआरटी अब कांस्टेंट है तो हमेशा पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा. फिर से आप शेड्यूल पे आइए. पीपी ए से एफ तक जाइए. गुड एक्स लिया 0 से 5, गुड वाई लिया, आप कांस्टेंट रेट पे लिया. देख रहे हैं आप गुड वाई अब चेंज हो गया. पहले मैंने गुड वाई किस और सेंस में लिया था, मैंने कांस्टेंट रेट लिया 10 8 6 5 सॉरी 6 4 2 0, 2 का गैप लिया. आप 4 का ले लो बट सेम लो. एमआरटी बनाया, पहला डैश क्यों? क्योंकि गुड एक्स अगर 0 है तो कुछ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग तो होगा ही नहीं. अब एमआरटी 2 2 2 2 2 2 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय क्यों? क्योंकि 10 में से 8 गए तो 2 बचा, 8 में से 6 गए तो 2 बचा, 6 में से 4 गए तो 2 बचा, मतलब 2 2 2 2 बच रहा है. इसका सिंपल सा मतलब है मैं कांस्टेंट रेट से सैक्रिफाइस कर रहा हूं, कांस्टेंट रेट से गेन कर रहा हूं. अगर आपको इतनी सी चीज समझ में आती है तो डायग्राम तो देखते ही आ जाएगा कि भाई क्यों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है. बिकॉज वी आर ऑन द स्टेज ऑफ कांस्टेंट रेट. कांस्टेंट रेट के लेवल पे है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन तो होगा. इसका भी एक सिंपल सा रीजन है जो आपका assumption से उठता है. इट हैपन व्हेन रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स. जब कभी कोई ऐसा लैंड, अब जैसे मैंने एक लैंड का एग्जांपल दिया था, अब जब वही लैंड इक्वली एफिशिएंट है सब कुछ प्रोड्यूस करने के लिए तो वो कांस्टेंट भी हो सकता है. मैंने बोला कि कभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लैंड इक्वली एफिशिएंट नहीं है कि एक ही टाइम पे व्हीट के साथ साथ राइस भी उगाए. बट अब एक ऐसा लैंड है जिसपे व्हीट और राइस दोनों उग रहा है, मतलब वो इक्वली एफिशिएंट हो रहा है, प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स. इसका मतलब क्या है? जो भी आप सैक्रिफाइस और गेन करोगे वो करोगे कांस्टेंट रेट पे. आई होप यू अंडरस्टैंड. थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एमआरटी, एमआरटी इज डिमिनिशिंग व्हेन इट्स कॉन्केव टू होरिजन. मैंने बोला एमआरटी इज डिमिनिशिंग व्हेन कॉन्वेक्स टू होरिजन. इसका सिंपल सा फंडा है. शेड्यूल में आइए, पीपी बनाया, गुड एक्स लिया, गुड वाई को मैंने लिया 15, पहले लिया 15, फिर लिया मैंने 16, फिर मैंने लिया 6, फिर मैंने 3, फिर मैंने लिया 1. ठीक है, पहला डैश यू नो वाई मैंने पहले वाले को ब्लैंक छोड़ा. फिर 5, 15 में से सॉरी वो 15 के बाद मैंने 10 लिया है, सॉरी मैं उसको 16 बोल दिया, सॉरी इट्स अ 10. 15 में से 10 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 0 गया, सॉरी 1 में से 0 गया 1. तो 5 4 3 2 1, मतलब आपका एमआरटी डिक्रीजिंग रेट है. 5 4 3 2 1. जब इंक्रीजिंग था तो इंक्रीजिंग रेट था 1 2 3 4 5. जब कांस्टेंट था तो 2 2 2 2 2 2. अब जब डिमिनिशिंग है तो 5 4 3 2 1 and the gaining rate is still the constant 1x 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 1x. You can see the diagram. It's all about convex. good x लिखा, good y लिखा, y axis लिखा, x axis लिखा और convex की तरह बना के एरो डाल के पीपीसी लिख दिया एंड खत्म. हमारा काम इतना ही है. आई होप आप समझ रहे होंगे एमआरटी क्या है. Same as PPC, same as formula as PPC, and it has the 3 properties also. That when MRT is increasing, sorry, when PPC is increasing, MRT is increasing, PPC is concave. When MRT is diminishing, PPC is convex. When MRT is constant, PPC is downward sloping straight line. ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं. ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बुक्स में भी प्रॉपर नहीं मेंशन होती हैं. ये वो नोट्स हैं जो मैंने अपने तरीके से, जो इजी वे में होगा बच्चों को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट. अगर आप कॉन्सेप्ट समझने में एप्लीकेबल है यू कैन डू एनीथिंग इजीली. आप एक बार में पढ़ के भी चीजों को समझ सकते हैं, रट सकते हैं और रट के आंसर लिख सकते हैं. बट अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है तो यू आर नॉट एबल टू बी, कितने बार भी वीडियोस देख लें, कितने बार भी ट्यूशंस लगा लें, आपको कुछ नहीं आएगा. बिकॉज कॉन्सेप्ट अगर हिला है
तो फिर इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट आप अच्छे से नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू एडिशनल यूनिट। एम जुड़ा है मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल, तो डेफिनेशन में भी एक वर्ड जुड़ गया, इट रेफर्स टू एडिशनल यूनिट इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ गुड सैक्रिफाइस। अगर आप कोई गुड सैक्रिफाइस करेंगे तभी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड को गेन करेंगे। सेम डेफिनेशन एज पीपीसी, सो फॉर्मूला इज आल्सो सेम, एमओसी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इट इज अ कॉस्ट, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉरगोन और सैक्रिफाइस। ये वो कॉस्ट है, वो नेक्स्ट बेस्ट कॉस्ट है जो इसको या तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को ऑल्टरनेटिव में रखा या आपने उसको सैक्रिफाइस कर दिया, या तो आप उसको लेना भूल गए या तो आपने उसको सैक्रिफाइस कर दिया। एग्जांपल भी मैंने यहाँ दे रखा है आपको। फॉर एग्जांपल, साइंस स्टूडेंट्स वुड अर्न 5 लाख पर मंथ, है ना, एंड द कॉमर्स स्टूडेंट वुड अर्न 4.5 लाख, and still the art students, humanity students earn 4 lakh per month. So that the opportunity cost of student opting science, जिस बंदे ने साइंस ऑप्ट किया होगा, ऑफ कोर्स आप साइंस ऑप्ट करेंगे बिकॉज उसकी सैलरी ज्यादा है। मान के चलिए आपको 3 कैटेगरी की जॉब में रखा है और आपको तीनों कैटेगरी की सैलरी बता दी और आपको बोला जो मन करे आप वो ले लो, तो ऑफ कोर्स आप या तो वो जॉब लेंगे। बेसिक आपका फंडा क्या बोलता है, आप वो जॉब लेंगे जिसकी सैलरी ज्यादा है। अब वो काम आपको आता नहीं आता वो सेकेंडरी है, बट आप पकड़ेंगे उस चीज को जिसमें जिस काम में आपको कन्वीनियंट लगेगा और सैलरी ज्यादा होगी। तो मुझे साइंस की सैलरी, साइंस का काम ज्यादा अच्छा लगा, 5 लाख लिया मैंने। अब 5 लाख मैंने ऑप्ट किया, तो अगर बाय चांस वो जॉब मुझसे छूट जाती है, वो जॉब मेरी नहीं होती है, तो मैं, मेरे लिए जो मैंने फॉरगॉन किया, सैक्रिफाइस किया, वो क्या था? कॉमर्स की जॉब, जिस कॉमर्स की जॉब जो आपकी थी 4.5 लाख। सॉरी, आई थिंक मैंने इसमें 4 लाख लिख दिया है, बट वो 4.5 लाख होगा बिकॉज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो 4.5 लाख है। वो नोट्स में 4 लाख गलती से लिख दिया है, बट वो 4.5 लाख होगा। प्लीज यू हैव टू बी करेक्ट दिस थिंग कि आपका जो बेस्ट था वो आपका 5 लाख था, बट 5 लाख के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो 4.5 लाख है। हाँ, आप जब 4.5 लाख ऑप्ट करते तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होता? वो होता 4 लाख जो आपकी ह्यूमैनिटी में। तो प्लीज आप उसको करेक्ट कर लेना, वो गलती से 4 लाख लिखा हुआ छूट गया है, बट वो है 4.5 लाख। तो यू हैव जस्ट करेक्ट दिस थिंग। समझ में आया आपको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है, तो फिर से बोलता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है इट्स द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन और सैक्रिफाइस। या तो आपको भूल गए लेना या तो आपने सैक्रिफाइस कर दी। तो मैंने एक इसका सिंपल सा आपको एग्जांपल भी दिया, साइंस कॉमन आर्ट्स का। साइंस की सैलरी 5 लाख पर मंथ या पर ईयर, जो भी आप पर एनम मान लीजिए 5 लाख है। 4.5 लाख फॉर कॉमर्स एंड द 4 लाख फॉर ह्यूमैनिटीज। तो ऑफ कोर्स आप 5 लाख वाली ऑप्ट करेंगे, और उसके बाद अगर वो जॉब आपसे छूट जाती है तो आपको अफसोस किसके लिए होगा? 4.5 लाख के लिए, क्योंकि आपने उसको सैक्रिफाइस किया या लेना भूल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when does PPC shift outward and inward? Again a very simple and very important question कि PPC आपका बाहर की तरफ या अंदर की तरफ क्यों शिफ्ट करता है? सिंपल सा लॉजिक है, बाहर की तरफ PPC तभी शिफ्ट करेगा जब रिसोर्सेज आप डेवलप हो रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर रिसोर्सेज है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब कुछ भी इकोनॉमी में, कुछ भी कंट्री में, कुछ भी नेशन में पॉजिटिव होगा, उससे हमें पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो PPC हमेशा बाहर की तरफ जाएगा। कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ। यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो, PPC बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। आउटवर्ड है तो मतलब हर चीज पॉजिटिव है। और अगर यही सेम उल्टा बोलो, शिफ्ट इनवर्ड या शिफ्ट इनवर्ड मतलब लेफ्ट, तो इसका सिंपल मतलब है सारी चीजें नेगेटिव, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, अर्थक्वेक, फ्लड, वॉर, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्निक, हर चीज नेगेटिव होगी। क्या होगी? हर चीज नेगेटिव। यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो। अब PPC अंदर की तरफ है, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैंने इतना कुछ आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया कि जो मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन पुट किया है क्या वैसे ही आएगा? नो, मैं इस चीज की श्योरिटी आपको बिल्कुल नहीं देता हूँ, और किसी टीचर को देनी भी नहीं चाहिए कि सेम स्टेटमेंट सेम तरीके से क्वेश्चन आएगा। आप हायर स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, आपका क्वेश्चन का लेवल टफ होगा, हाई लेवल तरीके से पूछा जाएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आई एम टेलिंग यू द श्योरिटी दैट जितना पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा चैप्टर देखते हुए, पूरा चैप्टर पढ़ते हुए नोट्स बनाए गए हैं। कुछ भी इसमें कट पेस्ट या ऐड माइनस कुछ नहीं किया है। जो जो होना चाहिए सब कुछ है, इवन एक्स्ट्रा ही है। एक्स्ट्रा इन द सेंस मतलब इररिलेवेंट नहीं है, वो सारी चीजें हैं जिससे आपको बेस्ट तरीके से इजी वे में समझ में आए। तो आई होप आप भी समझ रहे होंगे कि PPC बाहर की तरफ कब होता है? जब हर चीज पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है कंट्रीज एंड नेशन पे, किसी भी चीज पे। जैसे कि मान के चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान।
स्वच्छ भारत अभियान देश में हो रहा है, तो आप इसको क्या आंसर देंगे इसका? मान के चलिए आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया, स्वच्छ भारत अभियान पीएम मोदी जी अपना देश में करा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट किसी पे क्या पड़ेगा? ऑफकोर्स आप आउटवर्ड करेंगे ना, बिकॉज स्वच्छ भारत अभियान से आपकी चीजें डेवलप हो रही है, कंट्री क्लीन होगी, स्वच्छता आएगी, तो आउटवर्ड है। इसी का नेगेटिव डाल दीजिए कि मान के चलिए कि रेप केसेस बहुत हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो आप उसको आउटवर्ड दिखाएंगे, इनवर्ड? ऑफ कोर्स इनवर्ड दिखाएंगे, बिकॉज दिस इज द क्राइम जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, लड़कियां अनसेफ हैं, लोगों के साथ मतलब लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अप टू द मार्क रहिए, अप टू द डेट रहिए चीजों को लेकर, और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, पीपीसी बाहर की तरफ होगा अंदर की तरफ, तो आप क्वेश्चन कैसा भी आए अब आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन पीपीसी रोटेट। पीपीसी रोटेट आपका कब करता है? पीपीसी रोटेट आपका तब करता है जब पीपीसी रोटेट ड्यू टू इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंक्रीज इन रिसोर्सेज। पीपीसी तब इंप्रूव कर जब पीपीसी रोटेट करेगा जब कोई चीज इंप्रूव होगी, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज होगी, बट फॉर वन गुड्स। एक टाइम पे एक ही गुड करेगा। आप डायग्राम देख सकते हैं, एक बार मैंने गुड y को बढ़ाया है, एक बार मैंने गुड x को बढ़ाया है, दोनों को एक साथ नहीं बढ़ाया, इसी को बोलना है पीपीसी रोटेट। जब गुड x पे टच कर रहा है तो गुड x बढ़ रहा है, जब गुड y पे टच कर रहा है तो गुड y बढ़ रहा है, बट होते हुए वो दूसरे अपोजिट से होते हुए आएगा। मतलब जब गुड x बढ़ना है तो y से होते हुए आएगा, जब गुड y बढ़ना है तो गुड x से होते हुए आएगा। इसी को बोलते हैं रोटेट, इसी को बोलते हैं पूरा रोटेट होना। लिखा भी है, पीपीसी रोटेट ड्यू टू इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर वन गुड्स एंड नो चेंज इन रिसोर्सेज फॉर अदर गुड। एक टाइम पे एक ही में चेंजेस आएंगे, दूसरे में चेंजेस नहीं आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पीपीसी रोटेट क्या है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसका मैंने क्वेश्चन बनाया है। इसको अलग से क्वेश्चन वैसे बनाना कोई फायदा नहीं था, तो मैंने इसी चीज में हर चीज बता दी। बहुत बेसिक सी चीज है कि शो एंड विद द हेल्प ऑफ पीपीसी द फ्लोइंग सिचुएशन। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज क्या है, अनअटेनेबल पॉइंट क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा, पहले तो आप पीवीसी बना ले। वही पीवीसी हमेशा कॉनकेव ही बनाए, क्योंकि पीवीसी कॉनकेव ही होता है। कॉन्वेक्स या डाउनवर्ड स्लोपिंग तो बस एक प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, बट एक्चुअल में कैसा होगा? एक्चुअल में वो कॉनकेव ही होगा, क्योंकि पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव, नॉट एन कॉन्वेक्स, नॉट एन डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो तो एक प्रॉपर्टी है। कभी कभी चीजें दूसरे तरीके से भी शो होती है, तो वो उसको शो करके बताए कि अगर मान के चलो एमआरटी कांस्टेंट हो गया, अगर मान के चलो एमआरटी डिमिनिशिंग हो गया, बट एमआरटी हमेशा मोस्टली इंक्रीजिंग ही है होगा, और उसके हिसाब से ही बनेगा। तो हमेशा पीपीसी कॉनकेव बनेगा। आपने कॉनकेव बनाया, आउटवर्ड लाइन दिखाई। आउटवर्ड क्यों दिखाई? आउटवर्ड ही दिखाओगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव चीजों को लेके चलेंगे। इनवर्ट क्यों? इनवर्ट तब तक नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनवर्ट हमेशा नेगेटिव चीजों को इंपैक्ट करता है। हम पॉजिटिव दिखाएंगे, हम आउटवर्ड दिखाएंगे। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट आंसर दिया, पॉइंट्स ऑन पीपीसी बीजी बीसीडीई सारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि जो भी पॉइंट के ऊपर है, मतलब लाइन के ऊपर पॉइंट है, वो सब फुल एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं। दूसरा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कौन सा दिखा रहा है? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज वो दिखा रहे हैं जो शिफ्ट हो रहे हैं राइटवर्ड, एएफ से एफ डैश, एएफ से एफ1 या एफ डैश, जो भी आप बोलिए। एफ के बाद मैंने जो बाहर की तरफ दिखाया उसमें एफ डैश डाला है, वो जो, तो एफ से एफ डैश में आने का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा, अनअटेनेबल पॉइंट क्या है? के। आप के को देख पा रहे होंगे, बाहर की तरफ बिल्कुल हटकर, राइटवर्ड शिफ्ट से भी हटकर, पीपीसी कफ से भी हटकर बिल्कुल दूर खड़ा है के। उस के पॉइंट को अनअटेनेबल बोलते हैं, मतलब कोई ऐसा रिसोर्सेज, कोई ऐसा पॉइंट जो अनअटेनेबल है, जो हमारे पास है ही नहीं। अब अंडर यूटिलाइजेशन क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन क्या है? जो अंदर होगा, मतलब पीपीसी के अंदर यू करके मैंने एक पॉइंट बनाया, आप देख रहे होंगे, उसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट आपको पता होना चाहिए अटेनेबल, अनअटेनेबल, ओवर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। मैंने इस चैप्टर में एक बार रिकॉल कर देता हूँ, मैंने आपको इस चैप्टर में यही बताया कि सेंटर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। मैंने आपको पहले ये बताया इस चैप्टर में। सेंटर प्रॉब्लम बताने के बाद मैंने आपको इस चैप्टर में बताया कि पीपीसी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीपीसी आपका क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके शेड्यूल एंड डायग्राम। मैंने एमआरटी बताया आपको, उसकी प्रॉपर्टी बताई 3। मैंने आपको एमओसी बताया, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन किया। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द पीपीसी शिफ्ट आउटवर्ड एंड इनवर्ड आल्सो। आई एम आल्सो एक्सप्लेनिंग यू द पीपीसी रोटेट। एंड द लास्ट वन, एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया जिससे आपको ये समझना है कि अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। कभी कभी क्या होता है, लाइक बहुत से इजी क्वेश्चन भी हमें नहीं आते, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, बेसिक चीजें हम चैप्टर की नहीं देखते, बट वो कर लेते हैं जो हम रिपीटेडली 10 साल के पेपर में देख रहे हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, इंपॉर्टेंस तो पढ़ना ही है, वो आपकी पहले प्रेफरेंस है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंपॉर्टेंस ही पढ़ के जाना है।
पढ़ना आपको सारा है, आपको पूरी बुक दी गई है तो ऑफ कोर्स आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना, अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी, बट वो हर एक चीज पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको इस नोट्स के थ्रू जो भी नोट्स बनाए, होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। मैंने इजी से इजी नोट्स बनाने की कोशिश करी है, मैंने बेस्ट से बेस्ट नॉलेज का इस्तेमाल किया है, और क्या बोलते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जितना भी एक्सप्लेन किया है, जो भी करा है, सफिशिएंट है। इन शॉर्ट, उसके बाद भी आपको चीजें नहीं आती तो आप टीआर जैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप संदीप गर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही बुक बहुत बेस्ट है, दोनों ऑथर बहुत बेस्ट है, बट ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, उसको कहाँ की नॉलेज किसकी बहुत अच्छी लग रही है। मेरे हिसाब से सब कुछ दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अंटिल उसके बाद भी आपको लगता है नहीं मेरे नोट्स बहुत आपको अच्छे लगे, तो ऑफकोर्स आप मेरे नोट्स का यूज भी कर सकते हैं। पोस्ट कर करके आप मेरे नोट्स रिटर्न डाउन कर सकते हैं। मेरे नोट्स आपको ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मैं आप लोगों को कराऊंगा सेकंड चैप्टर में।